गुड इवनिंग ऑल। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन विजुअल है? ओके, नाइस। तो लास्ट क्लास में हमने थ्योरी डिस्कशन किया था और आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ओके, आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं और बेसिकली न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम लोग फिर थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। और तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए, हीट ए कंपोजिट सॉल्ट। मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ और एक्चुअली यहाँ पे डायग्राम है, तो उस डायग्राम को भी मैं बना रहा हूँ। ये बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस। देखिए, आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, जैसे कल हमने देखा था थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में, उसको हम लोग को क्या निकालना है, उसको ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है। और इसका बेसिकली फिगर मैं बना रहा हूँ। ये क्या है, आपका एक स्लैब है, कुछ इस तरीके का है। दिस इज योर देखिए, इस क्वेश्चन का ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी 0.02 है। एंड इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। एंड और आपका दिस लेंथ इज this length is 0 point this length is 0.25 मीटर। ओके, और ये जो हाइट है आपका यहाँ से यहाँ तक, दिस हाइट इज 0.5 मीटर एंड दिस हाइट इज 0.1 मीटर, 1 मीटर। और इसका थर्मल कंडक्टिविटी है 0.1 एंड इसका थर्मल कंडक्टिविटी है 0.4, 0.04। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? आपको थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है, ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस, जिसके वैल्यूज ये हैं। ओके, दिस इज के इक्वल टू 0.04। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और यहाँ से क्यों हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। फाइनली आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है कि थर्मल रेजिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा था स्लैब के लिए, और इसका जो डेप्थ है, दिस इज योर डेप्थ, जो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगा, ये आपका डेप्थ कितना आएगा,
ये आपका 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया? संशील दीपक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे और हमने थर्मल रेजिस्टेंस दिया था स्लैब के लिए L/Ka, ओके, आपको याद होगा। तो बेसिकली इसका क्या कीजिएगा, आपको रेजिस्टेंस डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस डायग्राम कैसे सॉल्व बनेगा, देखिए सबसे पहले हमारा कुछ इस तरीके का है, दिस इज योर फर्स्ट, और ये जो दो हैं, दो आपके एक दूसरे पैरेलल में है ना, कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा, है ना। ये सपोज आपका R1 है, दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R3। ये R1 थर्मल रेजिस्टेंस, दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R3। हेलो कुणाल, हम लोग अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इस जिसके थर्मल कंडक्टिविटी दी गई है यहाँ पे, स्लैब का थर्मल कंडक्टिविटी आपका है, मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है कि जो है थर्मल कंडक्टिविटी है। तो इसका आपको फाइनली ओवरऑल रेजिस्टेंस बताना है, ओके, ओवरऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका आप सॉल्व कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं आगे प्रोसीड करते हैं, ओके। ये जो है थर्मल कंडक्टिविटी है फर्स्ट स्लैब का, R1 का है 0.02, R2 का है 0.1 एंड R3 का थर्मल कंडक्टिविटी है 0.04। इसको सॉल्व कीजिए, और मैंने बताया था, और आप इलेक्ट्रिकल का कंसेप्ट लगा सकते हैं, जब पैरेलल में होते हैं तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 जोड़ 1/R2, ये आप जानते होंगे। तो ओवरऑल पहले इंडिविजुअली आपको R1 R2 R3 निकालिए, फिर वहां से आप निकाल सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले R1 निकालेंगे, ठीक है। R1 हो जाएगा आपका L1/Ka1, Ka मीन्स L1 का मतलब हुआ दिस लेंथ, ठीक है। तो ये आपका L कितना है 0.5, की का वैल्यू है 0.02 इनटू, और आपका एरिया कितना है, एरिया आपका हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया 1, देखिए डेप्थ कितना है 1 है, 1 इंटू 1, ये आपका हो जाएगा, आई थिंक इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 25, R1 का वैल्यू आएगा 25, ओके। इसके बाद R2 का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं,
R2 का वैल्यू हो जाएगा L2/K2A। L2 कितना है 0.25 एंड K2 हो जाएगा आपका 0.1 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा 0.5 इंटू 1। इसका वैल्यू हो जाएगा दिस वैल्यू 0.25 डिवाइडेड बाई 5। R2 का वैल्यू हो जाएगा 5। अब हम लोग R3 का वैल्यू निकाल रहे हैं। R3 हो जाएगा दिस इज फाइनली 0.25 के 0.04 इंटू 0.5 इंटू 1। ये कितना लेंथ हो जाएगा, ये भी लेंथ हो जाएगा 0.5। ओके, तो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है जहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है, और ये आप हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 0, ये हो जाएगा 12.5। अब देखिए हमने इंडिविजुअली यहाँ पे निकाल लिया कि R1 का वैल्यू 25, R2 का वैल्यू 5 एंड R3 का वैल्यू 12.5। लेकिन अभी हम लोग 50% वर्क किए हैं, इसके बाद और आगे प्रोसीड करना है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे R2 एंड R3 पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट आप जानते होंगे R1 R2 इंटू R3 बाई R1 प्लस R2 ये होता है। ओके, ये आप बचपन में पढ़े होंगे 5 प्लस 12.5। ये फाइनली आपका आएगा 5 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 17.5। दिस इज योर 3.57। ओके, अब यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से हो जाएगा ये देखिए R1 हो गया, तो फाइनली थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो 25 है, ठीक है। दिस इज योर 25 प्लस 3.57, दिस बिकम्स 28.57। ओके, तो दिस इज योर राइट आंसर। इसको आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 28.6। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ आया आपको? यस, वेरी गुड। इसके बाद 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन स्लाइड लाता हूँ। 1 मिनट प्लीज वेट कीजिएगा।
ओके, स्क्रीन विजुअल है। ओके, देखिए इस ये क्वेश्चन है जो बेसिकली हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे और इसके बाद इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए, if a foam insulation is added to 4 outer diameter as shown in figure, the critical radius of insulation is। तो देखिए कल हमने क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पढ़ा था सिलेंडर का, और बेसिकली ये आपका एक पाइप है, और पाइप सिलेंडरिकल पाइप का हमने क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन देखा था के बाई, ओके, के बाई एच। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सबसे पहले वो हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें आपका थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फोम दिया हुआ, ओके, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फोम है 0.1 वाट पर मीटर केल्विन, एंड इसके बाद हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया हुआ है 2 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो फाइनली आपसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो बताइए कितना होगा इसका क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। मैंने सारी चीजें आपके स्क्रीन पर लिख दी हैं, आप बताइए। फॉर्मूला भी लिख दिया है मैंने। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यस यस, राइट, 0.05 मीटर आपका आंसर सही है। इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सेंटीमीटर में ही पूछा गया है एक्चुअली में। आपका यहाँ पे देखिए आंसर जो है सेंटीमीटर में पूछा गया है। इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। और के का जैसे के का आर क्रिटिकल कितना होगा, के का वैल्यू है 0.1/2, ये हो जाएगा 0.05 मीटर हो जाएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, आपको बताना है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इफ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे देन, ये क्वेश्चन है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस क्या होगा, ऑफ गैस। ऑप्शन ए इंक्रीज करेगा, ऑप्शन बी
डिक्रीज करेगा, सी रिमेन्स कांस्टेंट, and for one is increase up to certain temperature and then decreases। बताइए क्या होगा ऑप्शन। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस का क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया ना। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। ऑप्शन डी, दिस इज ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन नाल आपका आंसर ऑप्शन डी है। ओके, देखते हैं। और संसिल दीपक बनाइए इसको। देखिए इसका ऑप्शन होगा ए, कुणाल। कैसे थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो रहा है कि कितना फास्ट हमारा कंडक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स को, उनका मोमेंटम इंक्रीज होगा। मोमेंटम इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, उनका वेलोसिटी इंक्रीज तो हो ही रहा है, तो उनका जो हीट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से टकराएंगे और हमारा क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर रेट फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। और इसके बाद अब हम लोग थ्योरी की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। थोड़ा सा बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे कंसेप्ट आगे के यूज होने वाले हैं, जो अभी तक हम लोग पढ़े नहीं हैं। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, करने के बाद फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। देखिए कुछ हम लोग, और आप लोग रेफरेंस बुक से कोई भी पब्लिकेशन का बुक लेकर आप अपने से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई दिक्कत आता है तो ग्रुप में आप जरूर पूछिए। देखिए यहाँ पे जनरलाइज कंडक्शन इक्वेशन ये क्या होता है, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। कहाँ तक, थर्मल क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन तक हमने पढ़ा था। इसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरलाइज कंडक्शन इक्वेशन। ओके, जनरलाइज कंडक्शन इक्वेशन। अब देखिए कोई भी हमारा किसी भी तरीके का कंडक्शन फ्लो हो, हीट ट्रांसफर का फ्लो हो, उसको हम लोग देख सकते हैं इस इक्वेशन के माध्यम से। अब जैसे कि जो हम लोग फोरियर्स लॉ देख रहे थे, Q बराबर माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ओके, तो अब ब्रॉड वे में अब हम लोग कंडक्शन का जनरलाइज इक्वेशन देखेंगे। मतलब कि किसी भी टाइप का हमारा कंडक्शन हो, हीट जनरेशन, विदाउट हीट जनरेशन, विथ है वेरिएबल, स्टेडी, अनस्टेडी, एंड तो इस सारे जो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या कंसेप्ट होंगे, ये यहाँ से सारे आप सीखेंगे। देखिए हीट कैन बी जनरेटेड इन ए सॉलिड आइदर बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिक पावर और एक्सोथर्मिक केमिकल्स रिएक्शन। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एक स्लैब था और स्लैब से हीट ट्रांसफर हो रहा था, इसमें कोई हीट जनरेट नहीं हो रहा था। मतलब कि ये जो स्लैब है या जो मटेरियल है, ये खुद का अपना हीट जनरेट नहीं हो रहा था इसके अंदर में। तो अब हम लोग हीट जनरेशन वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं।
कि जैसे कि हीट जनरेशन का कंसेप्ट कहाँ पे आएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होगा, या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस बॉडी में तो वहाँ पे क्या होगा, आपका हीट जनरेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट, और इस एलिमेंट में हमने देखा कि यहाँ से Q, सपोज Q यहाँ से इंटर कर रहा है, 50 इंटर किया, 50 जूल पर सेकेंड, और इसमें सपोज आपका 2 जूल जनरेट हुआ, तो फाइनली कितना निकलेगा, 52 जूल पर सेकेंड निकलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्यू एक्स प्लस क्यू जनरेटेड इक्वल टू क्यू एक्स प्लस डी एक्स। ओके, 50 क्या हो रहा था, हीट ट्रांसफर हो रहा था, कहीं इधर के सरफेस से आ रहा था, फिर इस dx लेंथ में कुछ जनरेट हुआ, फिर क्या होगा, फाइनली वो कंडक्ट होगा। क्लियर है ना, तो यही इसका यहाँ पे कंसेप्ट है। अब हम लोग देखने वाले हैं, आप देखिए हीट कंडक्शन का जो फोरियर्स लॉ था ये हम लोग अप्लाई करेंगे। फिर आपने देखा होगा टेलर सीरीज। ओके, टेलर सीरीज के माध्यम से ये इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, ये मैथमेटिक्स का टर्म है। जैसे अगर कोई एफ एक्स प्लस डी एक्स है, इसको लिखा जाता है एफ एक्स डेल डेल एक्स एफ एक्स डी एक्स। इस इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में देखा होगा, इसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखिए, अगर कोई हमारा जो हमारा ये सिस्टम था, जो dx लेंथ हमने लिया था, उसमें कितना हीट जनरेट होगा, ये जो Q डॉट है ना, हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम है, हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, 50 वाट पर मीटर क्यूब। कहने का मतलब ये है कि कभी भी ये जो हीट जनरेशन का टर्म लेंगे हम लोग, इसको पर मीटर क्यूब में लेंगे, यानी पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे। ओके, ताकि अगर इसमें कितना जनरेट हो रहा है इस एलिमेंट में, तो हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया इंटू डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हीट जनरेशन उस दौरान मिलेगा उस एलिमेंट में। ओके, इसके बाद देखिए, ये जो हमने अभी बताया था कि 50 कंडक्ट हो रहा था, 2 जनरेट हुआ, तो ये 52 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगर कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा होगा, क्लियर है ना, हमने अभी तक क्या माना था कि कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैथमेटिकल टर्म है, जो आप इसको चाहें तो अपने कन्वीनियंट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो फाइनली आपको क्या इक्वेशन याद रखना है, फाइनली आपको ये इक्वेशन याद रखना है। और इसका वन स्टेप और आगे है, इसको आपको ये याद रखना है। देखिए, आपको ये इक्वेशन याद रखना है। ओके, ये आपको इक्वेशन याद रखना है। कभी भी इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे, तो कोई भी इक्वेशन भूल जाएंगे, इससे आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्लियर है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और बेसिकली अगर हमारे सिस्टम में जन हीट जनरेशन हो रहा होगा, तो इसका अपना सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा। अगर हीट जनरेशन नहीं हो रहा होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर स्टेडी फ्लो होगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि डी टी बाई टी टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और अगर हमारा स्टेडी फ्लो में क्या होता है, टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। लेकिन ये जो वैलिड है, सारे कंडक्शन इक्वेशन के लिए वैलिड है, वो 3 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो, हीट जनरेशन हो, विदाउट हीट जनरेशन हो, तो ये सारे जितने भी अभी तक हमारे कंडक्शन है उसके लिए वैलिड है। क्लियर है, इसको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब देखिए थर्मल डिफ्यूसिविटी क्या होता है।
इसके बारे में हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देखिए इस तरीके का टर्म आया है, इसको बोलते हैं अल्फा बराबर के बाई रो सी पी। ओके, इसको हम लोग देखने वाले हैं फिजिकली क्या मतलब है थर्मल डिफ्यूजिविटी का, कि एक थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ material as the ratio between thermal conductivity of a material to the thermal conductivity of thermal capacity। ये एक्चुअली में बताता है, ये जो अल्फा का सिग्निफिकेंस यही है, ये थर्मल कंडक्टिविटी बाय थर्मल कैपेसिटी का रेशियो है। मतलब अगर हमने की एनर्जी दिया इसको तो कितना यह कंडक्ट करेगा, कितना यह स्टोर करेगा जैसे कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक मटेरियल है, अगर उसका अल्फा ज़्यादा है तो बोलेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, और उसकी और अलग शब्दों में बोल सकते हैं कि उसका हीट कैपेसिटी क्या है, कम है। ओके, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये कहीं ना कहीं ये एनालॉजी है आपका कैनेमेटिक विस्कोसिटी का, उसका भी यूनिट देखेंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है कैनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, तो उसका एनालॉजी है, उसको ध्यान में रखना है। देखिए इसी को हमने क्या किया है, अल्फा लिखा है। बेसिकली यही हमारा अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर हो जाएगा आपका के बाई रो सी। इसको ध्यान में आपको रखना है। अब देखिए वही यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है, थर्मल diffusivity alpha of a material tells about the ability of a material to allow heat energy to get diffused pass, मतलब diffuse का मतलब होता है pass through the material। more the conductivity of material, lesser its capacity and storage ability, more the value of thermal diffusivity। तो ये आपको ध्यान में रखनी है बातें। अब देखिए जो अल्फा होता है वो गैसेस का ज़्यादा होता है कंपेयर टू द लिक्विड्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, और थर्मल कंडक्टिविटी एयर का कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये कहीं ना कहीं वाटर का ज़्यादा होगा। इसको ये छोटे छोटे पॉइंट्स ये सी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके को क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आपको, फाइनली न्यूमेरिकल पूछेंगे। और जो हमने बातें कही थी, अगर अगर हमारे इक्वेशन में अगर हमारे स्लैब में कोई हीट जनरेशन नहीं हो रहा है तो उसका जीरो वैल्यू जीरो हो जाएगा, और हमारा स्टेडी स्टेट है तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा जिसको हम लोग लप्लास इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है, जिसको हम लोग लप्लास इक्वेशन बोलते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके का था। तो ये फाइनली क्या हो गया, रिड्यूस होके यहाँ पे क्यू बाई के 1 बाई अल्फा डी टी बाई डी इस तरीके का था। तो ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, जीरो हो गए। फाइनली ये हमारा टर्म हमने लिखा किस केस के लिए, स्टेडी स्टेट एंड नो हीट जनरेशन। ओके, नो हीट जनरेशन, क्लियर है, नो हीट जनरेशन। इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं हीट जनरेशन इन स्लैब। स्लैब में हीट जनरेशन हो रहा है उस केस का डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि सपोज क्यू जो है यूनिफॉर्म हीट जनरेशन हो रहा है, और जैसे कि ये स्लैब है हमारा, और स्लैब से ही क्या हो रहा है, हमारा हीट जनरेट हो रहा है। कहने का मतलब है कि इस स्लैब में रिएक्शंस हो रहे हैं, रिएक्शंस होने के कारण यहाँ पे इधर हीट जा रहा होगा Q1, इधर Q2 जा रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होगा। जैसे कि जैसे जैसे इधर आप इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस सेंटर में आप देखेंगे
कि जब भी हीट जनरेट हो रहा होगा तो सेंटर का टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फिर यही जो हीट जनरेट हुआ वही कंडक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट है। यहाँ पे जो मटेरियल का जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो अपोज करेगा, ठीक है ना। तो जो भी जनरेट हो रहा है वो कंडक्ट तो होगा, लेकिन इसका टेम्परेचर क्या होगा, लो हो जाएगा, क्योंकि यही तो मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है उसी का काम है, रेजिस्टेंस को पैदा करना, रेजिस्टेंस को क्या करना है, रेजिस्टेंस होने के कारण हमारा ग्रेडियंट क्या हो जाता है, उसमें डिफर होता है। तो देखिए इसका एजम्पशंस क्या है, इसको एजम्पशंस देखना है कि स्टेडी स्टेट होगा, ओके, जो टेम्परेचर होगा फंक्शन ऑफ टी नहीं होगा। उसके बाद उसके बाद वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर होगा और थर्मल कंडक्टिविटी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली में रियल सिनारियो में थर्मल कंडक्टिविटी हमारा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। आप भी जानते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन हम लोग अपना एजम्पशन लेते हैं कि नहीं, थर्मल कंडक्टिविटी हमारा क्या है, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज आवर एजम्पशन, ये मान के चलते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन और अपने जो मेथड्स हैं उसको लेंदी नहीं करना चाहते हैं। और बेसिकली इसको ब्रॉड वे में हमको पढ़ना भी नहीं है, इस सब्जेक्ट में हायर एजुकेशन में पढ़ना है। कहीं कहीं के को वेरिएशन लगाकर हम लोग करते हैं, लेकिन ब्रॉड वे में इसको नहीं पढ़ना है। अब देखिए, तो हीट जनरेशन हो रहा है, तो ये जो इक्वेशन पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। हमने देखा था ना, इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखिए वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर है, तो एक्स डायरेक्शन में सपोज मान लीजिए कि हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो इन बोथ डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा, और स्टेडी स्टेट होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, स्टेडी स्टेट होने के कारण ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाइनली हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कुणाल, दीपक, संशील, देखिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके का हो, फिर हम लोग वन टाइम फिर इंटीग्रेट करेंगे इसको, फाइनली हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। दिख रहा है ना, इसको इस तरीके का हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशंस क्यों लगाएंगे, ये C1 एंड C2 हमको नोन नहीं है, अननोन है, ठीक है। इसको नोन करने के लिए हमको टू इक्वेशंस चाहिए ना, क्योंकि इस इक्वेशन में टू कांस्टेंट है, तो इनको एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो टू इक्वेशंस चाहिए। तो कहाँ से आएंगी, बाउंड्री कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है कि जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं इस फिगर में कि अगर यहाँ पर T इक्वल टू, अगर सपोज L है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर TW है, यहाँ पे TW है और T0 है। कहने का मतलब है कि सेंटर पे T0 हाईएस्ट टेम्परेचर है और वॉल का टेम्परेचर अपना है। इस कंडीशन को लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा एट x बराबर L माइनस L। जैसे कि हमने रेफरेंस क्या लिया है, सेंटर को रेफरेंस लिया है, x इक्वल टू 0, तो इधर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस L इधर लेंगे तो x बराबर माइनस L। क्लियर है। अब देखिए, दैट इज बोथ साइड्स ऑफ स्लेट्स हैविंग सेम टेम्परेचर, तो यहाँ पे बोथ साइड्स क्या है, TW है, इस साइड भी TW है। तो इसको हम लोग इसको अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस कैन बी पॉसिबल if both sides of the slabs are exposed to the same fluids at the same temperature with same conductive heat transfer coefficient H। अगर हम चाहते हैं कि both sides का ये जो टेम्परेचर है, वाल का टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो इसके इधर साइड भी जितने भी फ्लूइड्स हैं वो भी सेम होना चाहिए इधर की तरह, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, हमारा दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। इधर अगर ऑयल है, इधर भी ऑयल होना चाहिए, सपोज इधर केरोसिन ऑयल है,
इधर भी क्या होना चाहिए, केरोसिन ऑयल होना चाहिए, तभी इनका दो बोथ टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों का लिक्विड अलग अलग होगा तो ये टी डब्ल्यू जो वाल है इनमें डेविएशन आ जाएगा। सपोज यहाँ पे टी डब्ल्यू इसका होगा तो इसका नीचे हो सकता है। क्लियर है? तो वही यहाँ पे लिखा गया है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए C1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए, और टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम का हमने बताया है, कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम का कंसेप्ट आता है तो dt/dx करते हैं। फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि C1 यहाँ पे ये इक्वेशन आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टी नॉट, क्योंकि टी नॉट हमने एक्चुअली माना है कि मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये टी नॉट हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे C2 का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। C1 का वैल्यू तो 0 हो गया था। C1 का वैल्यू जैसे T बराबर था ना माइनस क्यू एक्स स्क्वायर 2 के C1x प्लस C2, तो C1 का वैल्यू तो 0 हो गया था। C1 का वैल्यू 0 हो गया था। अब x बराबर 0 पुट करेंगे। क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को C2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो C2 का वैल्यू टी नॉट आ जाएगा। क्लियर है? देखिए, इसको जब तक आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपके माइंड में इसका डेरिवेशन नहीं आएगा। ठीक है? तो इसको आपको देख पहले कोशिश करना है, एक बार पढ़ के अपने से उसको सॉल्व करने की। उसके बाद आप चाहे तो हेल्प ले सकते हैं, किसका, नोटबुक का या रेफरेंस बुक का आप हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद फाइनली हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे इसको। देखिए कैसे रीअरेंज करेंगे जो हमारा था। अब देखिए, जो था, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कि किस तरीके से हमारा वेरी करेगा टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट, मींस एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में किस तरीके से हमारा टेम्परेचर वेरी कर रहा है, पैराबोलिक वेरी कर रहा है। ठीक है? अब देखिए, और अगर हम लोग वही इक्वेशन को x बराबर l पे हम जानते हैं कि t क्या है, टी डब्ल्यू के बराबर है, ये इक्वेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट एंड टू इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है? ये क्या हो जाएगा, नॉन डायमेंशनल फॉर्मेट ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, टेम्परेचर बाई टेम्परेचर यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसलिए नॉन डायमेंशनल बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बताइए। अब देखिए, इसके बाद जो ये जो हमारा स्लैब था, बेसिकली जो हमारा स्लैब था इस तरीके का, तो यहाँ से जो हमारा क्यू ट्रांसफर हो रहा होगा वही तो यहाँ पे जो फ्लूइड्स हैं इसको कन्वेक्ट हो रहा होगा। जो स्लैब से हमारा हीट जनरेट हो रहा होगा, हीट जनरेटेड इन द स्लैब, वही क्या होगा, कन्वेक्टेड टू द फ्लूइड। समझ आ रही है ना बात? तो देखिए, ये जो था हमारा, दिस लेंथ इज एल एंड दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एल इंटू ए, और इस यहाँ पे दो भाग है, मतलब एक ये फर्स्ट फर्स्ट हाफ एंड दिस इज सेकेंड हाफ। तो कितने हैं टोटल पोर्शंस, टू पोर्शंस हैं, तो टू से मल्टीप्लाई किया, और इस स्लैब के दोनों तरफ क्या है, फ्लूइड्स हैं, तो कन्वेक्शन दोनों तरफ होगा। इधर भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे, और कन्वेक्शन का फॉर्मूला आप जानते हैं। यहाँ से फाइनली आपका ये इक्वेशन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे टी डब्ल्यू देख रहे हैं, यहाँ पे क्यू एल बाई एच प्लस टी इंफिनिटी। क्लियर है? और यहाँ से लिख सकते हैं आप टी मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी मैक्स का वैल्यू ये हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। आपको टी मैक्स का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं ना, टी नॉट का वैल्यू यहाँ से एक्चुअली में सब्स्टिट्यूट किया हमने,
इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा फाइनली ये इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ तक इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद अगर आप जो बेसिकली जो हमने 3 डायमेंशनल वाला इक्वेशन डिराइव किया था वो आप याद रखते हैं, कौन सा इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप याद रखते हैं और आपको इंटीग्रेशन पे कमांड है तो इस इक्वेशन को आप अगर सपोज याद है तो इस इक्वेशन से कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। हीट जनरेशन का हो, विदाउट हीट जनरेशन हो, कोई भी हो, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक अनदर केस है कि एक हमारे पास स्लैब है जो हमने अभी डिस्कस किया था, सिमेट्रिकल स्लैब था, बोथ साइड्स में फ्लूइड सेम थे और हीट हीट जो था मैक्सिमम कहाँ पे था, सेंटर में था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, एक स्लैब है हमारे पास और उस स्लैब को वन साइड से क्या किया हमने, इंसुलेट किया। इंसुलेट करेंगे और तो इधर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, लेकिन हमारे प्रीवियस केस में क्या था, इंसुलेशन नहीं था, बोथ साइड्स में हीट ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन हमने क्या किया, फोर्सफुली इधर हमने इसको इंसुलेट कर दिया ताकि हमारा हीट ट्रांसफर एक ही डायरेक्शन में हो, इधर ही हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में ही हो, तो कोई बात नहीं। तो जहाँ पे इंसुलेट किया वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा, उधर ग्रेडियंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी मैक्सिमम हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पे आपका टी मैक्सिमम होगा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी पैराबोलिक होगा, ठीक है ना, पैराबोलिक। और हमने जो पढ़ा था लीनियर, अभी तक हमने कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, लीनियर पढ़ा एंड पैराबोलिक। जो हमने सिंपली स्लैब में पढ़ा था विदाउट हीट जनरेशन, उसमें क्या हो रहा था, टेम्परेचर का वेरिएशन लीनियर हो रहा था, आपको ध्यान में होगा लीनियर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे लीनियर नहीं हो रहा है। क्लियर है ना, यहाँ पे लीनियर आपका टेम्परेचर डेविएशन नहीं हो रहा है। तो ये फाइनली आपको ध्यान में रखना है और ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। 1 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो, हीट जनरेशन हो, विदाउट हीट जनरेशन हो, इसको इंटीग्रेट करेंगे 2 टाइम्स और बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे तो आपको फाइनली, आप मैथमेटिक्स में सही है तो आपका आंसर भी सही होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आप कितना याद रखिएगा, फॉर्मूला आप ज़्यादा याद नहीं रख सकते, आपको कंसेप्ट याद रखना है, आपको फॉर्मूला यही याद रखना है, ठीक है। ये जो मैंने बताया टी क्यू बाई 1/α dt बाई टी, यही आपको ध्यान में रखनी है बातें। अब देखिए, अब हम लोग सिलेंडर पे आ गए, सिलेंडर, हीट जनरेशन इन द सिलेंडर, ओके। सिलेंडर पे हम लोग हीट जनरेशन करने वाले हैं, इसका अब हम लोग स्पेशल केस देखने हैं। देखिए सपोज हमारा हीट जनरेशन हो रहा है सिलेंडर में, ओके। तो जैसे जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि कोई हमारे पास रॉड है, ठीक है, और रॉड में क्या हो रहा है, इंटरनली रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यूरेनियम का सिलेंड्रिकल रॉड है, सपोज एग्जांपल मैंने लिया, यूरेनियम का सिलेंड्रिकल रॉड है, तो उसमें क्या होगा, हीट जनरेट होगा, रिएक्शन होंगे उसके मॉलिक्यूल्स में अपने आप, तो क्या होंगे यहाँ पे रिएक्शंस होंगे। उसका क्या होगा, सेंटर में क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, होगा ना, मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, और ये टेम्परेचर जो वाल पे क्या होगा, कम होगा, इसका भी क्या होगा, पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसको बेसिकली अब हम लोग देखने वाले हैं इस तरीके से। देखिए क्यू क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, ओके। अगर हमारा इलेक्ट्रिकल वायर है, सपोज हमारा इलेक्ट्रिकल वायर है, हमने क्या किया था, यूरेनियम का लिया था, लेकिन सपोज हमारा इलेक्ट्रिकल वायर में भी तो हीट जनरेट होगा, यहाँ से करेंट फ्लो होगा, तो I² R का जो है, यही हमारा क्या होगा,
हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट इतना हुआ, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हो जाएगा आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, दिस इज योर वॉल्यूम। तो यूनिफॉर्म हीट जनरेशन रेट हमारा आ गया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन रॉड T इक्वल टू फंक्शन ऑफ R। ओके, तो जो टेम्परेचर जो है फंक्शन ऑफ किसका है, R हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रेडियस के घटने बढ़ने से हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फर्स्ट केस में अगर सेंटर पे देख रहे हैं कि टेम्परेचर मैक्सिमम है और वॉल पे क्या है, मिनिमम है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं रेडियस के घटने बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है। लेकिन हमारा अभी भी एक एजम्पशन सेम है, कांस्टेंट हीट हीट स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर। ओके, इसको ध्यान में रखना है कि स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर रहना ही चाहिए। और इस रड में सिर्फ रेडियली हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, रेडियली हीट ट्रांसफर हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एक्सिस के अलोंग हमारा हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये एजम्पशन आपको मानना है, क्योंकि वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर है ये, ठीक है ना। और कांस्टेंट कंडक्टिविटी तो मैंने बताया ही, और हीट जनरेशन यूनिफॉर्म हीट जनरेशन है, ठीक है। तो देखिए वो जो हमने पढ़ा था जनरलाइज्ड इक्वेशन, वो हमारा स्लैब रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सिलेंड्रिकल स्लैब का बारे में बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के बारे में। ये जनरलाइज्ड इक्वेशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको 3-4 बार आप लोग लिख लेंगे तो याद हो जाएगा, क्लियर है ना। उसी के जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आर जो है रेडियल डायरेक्शन है, जेड जो है एक्सियल डायरेक्शन है, और फाई जो है एजीमुथल कोऑर्डिनेट है। ये सब चीजें आपने आई थिंक अगर आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर में फिजिक्स पढ़ाया होगा, इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो यहाँ पे ये सब की कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट आया होगा, और मैथमेटिक्स में भी आप इसको देखे होंगे। तो ये बेसिकली मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हमारा फाइनली रिड्यूस होकर ये इक्वेशन हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, फाइनली इंटीग्रेट करने के बाद ये आपका इक्वेशन आएगा। और इस इक्वेशन को आप C1 C2 का वैल्यू आप बाउंड्री कंडीशन से निकाल सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन से निकालिएगा, सेंटर पे क्या है, टी मैक्सिमम है, और वॉल पे TW है। यहाँ से निकालने के बाद आप देखेंगे फाइनली हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड, और एक्चुअली आप यही ध्यान में रखना है। और वॉल का टेम्परेचर हमने देखा, फाइनली इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा, क्लियर है, ये इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को, ये इक्वेशन हो जाएगा। और तो बेसिकली जो हमने लास्ट दो हमने ये चीजें देखी, इसको आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस अगर आप लोग करेंगे तो आपको ये माइंड में आपको डेरिवेशन आपका सेट हो जाएगा, क्लियर है, तो माइंड में डेरिवेशन सेट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिन्स के बारे में। और फिन्स हो गया ना, आप क्वेश्चंस जितने भी हैं कंडक्शन से रिलेटेड वो आप कर सकते हैं, और मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पे बेस्ड थे, ठीक है ना। और ये जो हमारे ये भी जो हमने देखा था इस टाइप्स के, इस सिचुएशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैंने आज क्वेश्चंस कम कराए हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, और आपको भी करके आना है। मैंने रेफरेंस बुक बता ही दिया है, कोई भी पब्लिकेशन का आप रेफरेंस बुक लिख सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं। अब देखिए फिन्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इसके बाद फिन्स के बाद हमारा फिन्स खत्म होने के बाद आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हीट एक्सचेंजर्स। ओके, चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
मैंने ग्रुप में नोटबुक और रेफरेंस बुक भेजा था, आपने उसको देखा? नोटबुक और रेफरेंस बुक मैंने भेजा था, आपने उसको देखा? ओके, तो उस नोटबुक को आप प्रीफर कर सकते हैं, या चाहे तो जीरोक्स करा के रख सकते हैं, या अपना खुद नोट्स बनाना चाहते हैं तो उसको पीडीएफ के माध्यम से मोबाइल या लैपटॉप पे ओपन करके आप अपना खुद नोट्स बना सकते हैं। इस तरह से किससे दो फायदे होंगे, एक तो रिवीजन हो जाएगा और आपका क्या होगा, नोट्स भी तैयार हो जाएगा। और जो रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक को और बहुत सारे रेफरेंस बुक हैं, तो एक पीके नाग का मैंने भेजा था, और कोई एक और एक्स्ट्रा देख सकते हैं, लेकिन यही एक सफिशिएंट है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिन्स के बारे में पढ़ेंगे और कंडक्शन के क्वेश्चंस, जो भी अभी तक कंसेप्ट पढ़ा उसका हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो आज के लिए यहीं पे क्लास इन करते हैं। थैंक यू ऑल।